हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने आपका चैप्टर 4 हिस्ट्री का ट्राइबल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसका टॉपिक समझा था। आज हम इस वीडियो में जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बचे हैं उनको कवर करेंगे और समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स? जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल रूल मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कॉलोनी मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे क्या करे, राज करे। मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे और वो इंडिया पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, उन्हीं का ही वो ही सब अपने ऑर्डर्स देते थे और उन्हीं को सब लोग फॉलो करते थे। तो कैसे कॉलोनियल रूल ने जो ट्राइबल्स जो थे उनकी ज़िंदगी को क्या करा, उनकी लाइफ को क्या करा, अफेक्ट करा। द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। वॉट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स? अब देखिए, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहाँ पे जो ट्राइबल चीफ्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर थी, तो वो इस पावर को क्या करते थे, इंजॉय करते थे। अब उनके पास हक है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो अपनी टेरिटरी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते थे। ठीक है, जैसे लाइक एक राजा होता है, वो अपनी प्रजा को कंट्रोल करता है, ऐसे इन लोगों के पास राइट था, ये अपनी टेरिटरी को क्या करते थे, कंट्रोल करते थे। कुछ जगहों पे उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसीज़ लगा रखी थी। ठीक है, कि कैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट कौन कौन सी पॉलिसीज़ को यूज़ करेगा, वो उनके अकॉर्डिंगली ही चलता था। बट जैसे ही ब्रिटिश रूल आया, अंडर ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड कंसिडरेबली। पहले उनका रास्ता, ठीक है, अब ब्रिटिश रूल आया तो इनकी जो पास पावर थी उसमें कुछ क्या आने लगे, अब चेंजेस आने लगे। कैसे चेंजेस आने लगे? उनके पास वो राइट तो था कि वो अपनी ज़मीन जो है रेंट पे दे देते थे गांव वालों को। ठीक है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस मतलब जो गांव का जो समूह है उन लोगों को दे देते थे। बट उनके पास जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी वो अब क्या हो रही थी, वो ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उन्होंने अपने लॉ बना दिए, अपनी पॉलिसी स्टार्ट करी, तो उनके पास वो पावर धीरे धीरे क्या होने लगी, जाने लगी। उनको ब्रिटिशर्स को ट्रिब्यूट भी पे करना पड़ता था और वो जो ब्रिटिशर्स बताते उसी के हिसाब से ही अकॉर्डिंगली वो ट्राइबल ग्रुप्स को ऑर्डर देते और उसी के ही अकॉर्डिंगली वो डिसिप्लिन रखते थे। तो धीरे धीरे वो जो अथॉरिटी जो पहले थी उनके पास, जिसको वो बहुत इंजॉय कर रहे थे, वो अब क्या होती जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटिशर्स आ गए और उनका राज चलना स्टार्ट हो गया था, उनके लॉ स्टार्ट हो गए थे और उनके अकॉर्डिंगली ही काम होता था। वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स? अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या हुआ? ब्रिटिशर्स जो थे वो बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। कौन से ग्रुप्स के साथ? उस ग्रुप के साथ। शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स कौन थे? जिनका अपना एक जगह तो रहते नहीं थे, ये लोग एक जगह खेती करते, उस ज़मीन को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे। तो ये लोग उनका एक फिक्स्ड होम नहीं था, तो ब्रिटिशर्स इन लोगों के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल थे। वो चाहते थे कि ये ट्राइबल ग्रुप जो है वो सेटल डाउन हो जाए और ये एक पीजेंट कल्टीवेटर्स बन जाए, एक किसान बन जाए जो अपनी एक ही ज़मीन पे खेती करें। क्योंकि जो सेटल्ड पीजेंट्स हैं, मतलब जो एक जगह जो लोग सेटल रहते हैं, उन पे कंट्रोल करना क्या रहता है, ईजी रहता है कंपैरेटिव टू उन लोगों पे कंट्रोल करना जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहें। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उन्हें एक रेगुलर रेवेन्यू मिले, मतलब पैसा मिले। ठीक है, तो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा, लैंड सेटलमेंट। उसमें क्या था कि उन्होंने लैंड को क्या करते थे, मेज़र करते थे, डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू डेट लैंड, और फिर बताते थे कि इस ज़मीन पे किसका हक है। ठीक है, और उससे उनको कितना रेवेन्यू लेना है, मतलब जो उनका फिक्स्ड है कि कितना रेवेन्यू लेना है उस स्टेट से, वो भी उनका फिक्स्ड वो अपना कर लेते थे। कुछ पीजेंट्स को वो क्या डिक्लेयर कर देते थे कि वो लैंड ओनर है, मतलब इन पीजेंट्स की खुद की ज़मीन है, और अदर को वो क्या बोल देते थे, टीनेंट्स, मतलब जो लोग किराए पे करें। ठीक है, जो आपने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि टीनेंट्स वो होते हैं जो कि रेंट पे करते हैं लैंड ओनर्स को, हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। ब्रिटिश जो एफर्ट कर रहे थे सेटल करने के लिए झूम कल्टीवेटर्स को, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज़ नॉट इजी इन एरिया, मतलब प्लो कल्टीवेशन उस एरिया में इजी नहीं है जहाँ पे पानी की क्या हो, कमी हो, और जहाँ पे मिट्टी बहुत ही ड्राई हो, सूखी हो। इनफैक्ट जो झूम कल्टीवेटर्स जो थे, हु टुक टू प्लो कल्टीवेशन ऑफन सफ़र, इनको भी क्या करना पड़ रहा था, सफ़र करना पड़ रहा था, क्योंकि इनका जो फील्ड था वो इतना अच्छा इतना अच्छा गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इतना अच्छा क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। सो द झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो झूम कल्टीवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उन्होंने इंसिस्ट करा कि उन्होंने सोचा कि अब हमें अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को ही कंटिन्यू करना चाहिए, जो वो एक जगह पे खेती करते थे फिर दूसरी जगह पे चले। अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने उनको अलाउ कर दिया, उनको राइट दे दिया कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ पार्ट्स के फॉरेस्ट में कर सकते। फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट।
जैसा कि आपने देखा कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, ठीक है, उनकी जो लाइफ थी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड थी? फॉरेस्ट से। जंगल में ही वो खेती करते थे और उससे जो मिलता था उसी से उनका गुजारा चलता था। तो अगर फॉरेस्ट लॉ में क्या होंगे, चेंज होंगे, तो ये ट्राइबल्स की लाइफ पे क्या करेगा? इफ़ेक्ट करेगा। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा? अपना पूरा कंट्रोल, अपने पूरे जंगल पे उन्होंने ये पूरा कंट्रोल कर लिया और क्या डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, अब वो उनकी प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट को उन्होंने क्या बोल दिया कि ये रिजर्व्ड है, मतलब वो रिजर्व फॉरेस्ट हैं। उन पेड़ों से जो भी लकड़ियाँ उन्हें मिलेंगी, जो वो लकड़ियों को चाहते थे, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही मिलेंगी, वो बिल्कुल रिजर्व्ड हैं ब्रिटिशर्स के लिए। इन दीज फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में पीपल को अलाउड नहीं है कि वो फ्रीली क्या कर सकें, घूम सकें उसमें, या फिर वो उसमें झूम कल्टीवेशन कर सकें, या फिर वो वहाँ से फ्रूट्स कलेक्ट कर सकें, या फिर वो जानवरों को मार सकें। ऐसा उन्हें कुछ भी अलाउड नहीं था, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी थी और उस रिजर्व एरिया में सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जा सकते थे। अब ऐसे में जो झूम कल्टीवेटर्स हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे इस सिचुएशन में? तो बहुत सारे इस सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे लोग जो थे वो काम के सर्च में, अपने ज़िंदगी जीने के लिए काम के सर्च में इधर उधर जाने लगे, काम ढूंढने। पर जब एक बार ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को अंदर फॉरेस्ट में रहने से मना कर दिया, अब ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि भाई जंगल से जो लकड़ी काटेगा उसके लिए भी तो लेबर चाहिए। तो वो फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर? तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेबर कहाँ से मिलेगी पेड़ों को काटने के लिए? पेड़ों को काटने के लिए लकड़ी चाहिए, लकड़ी उनको रेलवे स्लीपर्स और ट्रांसपोर्ट लॉक्स के लिए चाहिए होती है। तो अब उन्होंने क्या देखा, एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने डिसाइड करा कि वो कुछ झूम कल्टीवेटर्स को कुछ छोटे छोटे ज़मीन के क्या दे देंगे, टुकड़े दे देंगे और अलाउ करेंगे उन्हें कि वो यहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। पर क्या कंडीशन होगी कि जो भी वहाँ पे रह रहे होंगे गांव में, ठीक है, वुड हैव टू प्रोवाइड लेबर टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वो लोग क्या देंगे, मतलब उन लोगों को लेबर गिरी भी करनी पड़ेगी, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या मिल गई? अब लेबर मिल गई। तो बहुत सारे रीज़न में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या स्टैब्लिश करा? फॉरेस्ट विलेजेस टू इंश्योर अ रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर। मतलब अब आप यहाँ पे अपनी खेती करो और जो उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ज़रूरत है लेबर की, और वहाँ पे जाकर के लकड़ियों को काटना है, तो तुम्हें वो भी काम करना पड़ेगा और तुम अपनी झूम कल्टीवेशन भी कर सकते हो। स्लीपर क्या होता है? द हॉरिजेंटल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन आर लेड। अब भाई बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने क्या करा? रिएक्ट करा इसके अगेंस्ट में। जो वो कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ लेकर के आए थे, अपना अधिकार जमा रहे थे, उन्होंने डिसोबे करा ये जो नया रूल लेकर के आ रहे थे। तो डिसोबे कैसे करा? उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा, जो कि क्या थी? इलीगल थी। एंड एट टाइम रोज इन ओपन रेबेलियन। फिर उन्होंने क्या करा? एक ओपन रेबेलियन करा, ठीक है। इस रेबेलियन को, रिवॉल्ट को क्या बोला गया? सोंग्राम संगमा, 1906 में असम में। और एक था फॉरेस्ट सत्याग्रह जो कि 1930 में हुआ इन द सेंट्रल प्रोविंसेस। द प्रॉब्लम विद ट्रेड। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उन्होंने देखा कि ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स किस में आ रहे हैं? अब फॉरेस्ट में आ रहे हैं। उनको क्या चाहिए? अब फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस होता है वो चाहिए। तो वो उस प्रोड्यूस को लेने के लिए उनको क्या ऑफ़र करते हैं? कैश लोन, कि हम आपको कैश लोन पे दे देंगे, उधारी पे। और उनसे बोलते थे कि आप काम करो, ठीक है, एंड आस्क देम टू वर्क फॉर वेजेस। वेजेस मतलब जो लेबर जो काम करता है उसको जो पैसा दिया जाता है, एक टाइप से दहाड़ी जिसे बोलते हैं, वो चीज़, ठीक है। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड। अब ट्राइबल ग्रुप को थोड़ा टाइम लगा इसको समझने में कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ अ सिल्क ग्रोअर्स। हम एक केस देखते हैं सिल्क ग्रोअर्स का। 18th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इंडियन सिल्क जो थी वो बहुत ही डिमांड थी यूरोपियन मार्केट में। जो फाइन क्वालिटी का इंडियन सिल्क था वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूड में था, उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। अब इंडिया से बाहर विदेश में जा रहा था, मतलब एक्सपोर्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो मार्केट क्या हो रहा था? एक्सपैंड हो रहा था इससे। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब प्रोडक्शन उसका इतना ज़्यादा हो रहा है, डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि आप सिल्क का प्रोडक्शन करो ताकि हम इस डिमांड को पूरा कर सकें। तो हज़ारीबाग जो कि कहाँ पर है? एट प्रेजेंट झारखंड में। वो एक एरिया था जहाँ पे संथाल्स जो थे वो ककून्स को पालते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेडर्स जो थे वो डीलिंग करते थे, ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट, ठीक है, हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल। सिल्क भेजते थे, ठीक है, अपने एजेंट के थ्रू, जो कि क्या देता था? उनको लोन देता था। और उनसे कलेक्ट करते थे वो ककून्स, ठीक है। अब देखो किस रेट से कलेक्ट कर रहे हैं। द ग्रोअर्स वर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1,000 ककून्स। 3 से 4 रुपये देते थे वो 1,000 ककून्स के लिए। दे वर देन एक्सपोर्टेड टू बुर्दवान और गया। यहाँ पर फिर लोग एक्सपोर्ट करते थे। वेयर दे वर सोल्ड एट। अब यहाँ पे जब एक्सपोर्ट करते थे तो वो कितने रुपए का बेचते थे?
वो बेचते थे एट 5 टाइम्स द प्राइस, मतलब यहाँ पे तो 3 रुपये का उसका 5 गुना ज़्यादा प्राइस पे वो उसको बेचते थे। तो जो मिडिल मैन है सो कॉल्ड बिकॉज दे अरेंज डील्स बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड द सिल्क ग्रोअर। अब ये मिडिल मैन इनके बीच में काम कर रहा है, एक्सपोर्टर्स के बीच में और सिल्क ग्रोअर के बीच में, तो उसको बहुत ही फ़ायदा होता था क्योंकि वो 5 गुना ज़्यादा पे बेचता था। तो जो सिल्क ग्रोअर्स थे उनको तो बहुत ही कम अर्न हो रहा है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडली मैनी ट्राइबल ग्रुप्स एक टाइप से क्या देख रहे थे कि ये जो मार्केट जो चल रहा है, एक टाइप से जो ट्रेडर्स हैं उनके कौन है, दुश्मन है, क्योंकि उनसे तो बहुत सस्ता पे खरीद लेते थे और बाहर जाकर के बहुत ही महंगे पे बेच। द सर्च ऑफ वर्क, अब ट्राइबल्स जो हैं काम के लिए इधर उधर जाने लगे। तो इसमें आपको बता रखा है कि उन्होंने टी प्लांटेशन करा, मतलब जो चाय की तो खेती होती है असम में, उधर उन्होंने काम करा। माइनिंग जो है कोल्स की झारखंड में, उधर उन्होंने काम करा। वहाँ पे ये लोग इनको रिक्रूट करते थे कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, पर वो उनको बहुत ही लो वेजेस देते थे, जितना उनको मिलना चाहिए था उससे उनको कम ही मिलता था। अब एक बार हम क्लोजर लुक देख लेते हैं थ्रू 19th एंड 20th सेंचुरी। जो ट्राइबल ग्रुप्स था अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के, उन्होंने क्या करा, रिबेलियन करा, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, जो भी ये जो लॉ जो चेंज कर रहे थे ब्रिटिशर्स, इनके अगेंस्ट में, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे इनकी प्रैक्टिसेस के, उसके अगेंस्ट में। जो नए टैक्सेस लेकर के आ रहे थे जो उनको पे करना पड़ रहा था, उसके अगेंस्ट में। एंड द एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स, हमने देखा कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से भी इनको कितना प्रॉब्लम हुआ। तो कोल्स रिबेल्ड हुआ 1831 to 32 के बीच में। संथाल्स रोज इन रिवॉल्ट इन 1855। बस्टार रिबेलियन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910 एंड द वर्ल्डली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। द मूवमेंट एट बिरसा लेड वॉज वन सच मूवमेंट। जो सबसे बड़ा मूवमेंट जो था वो कौन सा था, जो बिरसा ने। तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे का टॉपिक बचा है आपको उसको कवर करेंगे। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे और आप और चैप्टर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।